कि जो बजट परोसा गया है उसमें हाथ काट लिए गए हैं। और आज जब मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, जो जवाब दे रहे थे सदन में, ऐसा लग रहा था कि पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी, उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून, जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा दिया। और वही सीख करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। जो बड़ा हाउस है, अपर हाउस है, पिछली बार भी जब सत्र बैठा था, किसी की परवाह नहीं की सरकार ने, बहुमत की परवाह नहीं की, और सदन में मनमानी कर करके बहुमत के खिलाफ सभी के सभी बिल पास कराएंगे। एमएलसी चिल्लाते रहे, सदन के सदस्य केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, जितने भी माननीय सदस्य थे, सब अपनी बात रखना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन कोई परवाह सरकार ने नहीं की। उस समय के सभापति ने पूरा का पूरा सदन में जो मनचाहा करना चाहते थे, बहुमत को दबा करके उन्होंने पास कराए थे। और कल ही रात को सभी एमएलसी धरने पर थे। जो नए, जिन्हें मौका मिला है काम करने का और जिन्हें परंपरा निभाने का मौका मिला है, संविधान की मर्यादाओं को बचाने के लिए कुर्सी पे बैठे हैं, किसी की परवाह नहीं की और सभी बिल पास कर दिए। सदन में बैठे रहे एमएलसी, बहुमत विपक्ष का है। ये सरकार बहुमत को दबाना चाहती है, और दबाना नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो देख रही है कि लोकतंत्र व्यवस्था में हमें अधिकार जिन्हें दिए गए, हमारे, जो हमारी बात रख सकते हैं सदन में, उनका बिना सुने पूरे के पूरे बिल पास करा दिए। ये बात कर रहे हैं परंपराओं की। और पता नहीं पूरे के पूरे भाषण में जैसे दिल्ली भूल गई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, बढ़ चढ़ करके कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी, ऐसे फैसले लेगी जिससे कि देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और वहीं उनको नकल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। राज्यपाल महोदय जी का उनका अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे किसी ने $1 ट्रिलियन की बात की हो तो बता दें। उसी तरह दिल्ली ने अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए कई घंटों रात भर जग करके भाषण दिए गए, सुना गया। आज जमीन पर देखिए उन गोल्स का क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया? हमें सरकार बताए कि कौन सी एसेट क्रिएट कर दी है। अगर दिल्ली की सरकार कुछ बड़ी चीजें बेच रही है, अगर बड़ी चीजें दिल्ली की सरकार बेच रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी छोटी चीजें बेच दे रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है।
दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पर ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट्स हुए हैं, कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मीट के सहारे इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। मुझे पता नहीं क्यों सरकार के मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट ही भूल जाते हैं। पता नहीं क्या वजह है। जिस प्लेटफॉर्म पर जनता को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये इन्वेस्टमेंट लाने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। जिस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, इस सेक्टर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, वहां पर देखो भाषा क्या है। आज भी नई भाषा, नया शब्द इस्तेमाल हुआ है आज सदन में। अब उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भाषा, और क्या भाषा है उनकी, आज भी कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। पहले तो वो बात सुन लीजिए जो कहा है उन्होंने। सुना है कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने सदन में। अगर आपको याद हो तो आप बता दीजिए। ड्रामा पार्टी बता दिया सदन को। आपको याद है? मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा हुआ कि मेरा मैसेज खुलने से पहले आपने बता दिया। बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में। वो क्या कह रहे हैं? पटक के मारना चाहिए। आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से वैसे ही नाराज है, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे। और नहीं मानते जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एक्सप्रेसवेज के। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइन्स बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है। और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोईगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था। आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस। आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अम्बेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है? और फिर 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाए? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया। और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा मजदूरों को जरूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी,
उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम कर रहे लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को यह याद है कि कितने मजदूरों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है, चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए, और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी जान चली गई। उन 90 के 90 परिवारों की अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से, अपनी पार्टी के लोगों से सहयोग लेकर के 1-1 लाख रुपए की मदद की है। क्या दुख की कल्पना कर सकते हैं आप? क्या गुजरा होगा एक के साथ? एक ने जिसने ऑटो लिया, लोन लेकर के उसने बैंक से ऑटो ले लिया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, वो कारोबार नहीं कर पाया, पैसा जमा किसके नहीं दे पा रहा था, घर किराए पे तो नहीं दे पा रहा था। उसने ये फैसला लिया कि मुंबई से वो वापस पहुंच जाएगा अपने घर, जौनपुर पहुंच जाएगा। जब वो अपने परिवार को लेकर के चला तो रास्ते में जौनपुर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार के पत्नी का देहांत हो गया उस एक्सीडेंट में, बच्चे का देहांत हो गया। अगर सरकार ने मदद की हो तो बता दे। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो हमारी समाजवादी पार्टी अब्बू आसिम आजमी ने मुंबई में उस परिवार को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। इसी तरह एक मां गर्भवती महाराष्ट्र से चली, पैदल चलते आई और ललितपुर में बैठ गई जाकर के, और गर्भवती मां बच्ची पैदा हुई। 2 घंटे इंतजार किया उसने, कोई मदद होगी उसकी, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। उसके बाद वो बच्ची के साथ वो अपने गांव पहुंच गई ललितपुर। वो दलित परिवार की मां थी। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर गए और उसकी मदद कर करके आए। बताओ ये बातें कही क्या सरकार ने? और न जाने कितने लोग परेशान हुए इलाज में, बीमारी में। क्वारंटीन सेंटर में सांप आया, डस गया एक चौहान परिवार के नौजवान को, जान चली गई उसकी। इन्हें बहुत कुछ याद है, सब चीजें गिना रहे हैं। ये चेसिस नंबर है, ये नंबर रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी है। क्या इनको मां याद नहीं आ रही? क्या वो मजदूर याद नहीं आ रहे? आखिरकार सवाल क्या है? और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, फर्जी इनकाउंटर, लोगों को डरा करके राजनीति कर रहे हैं। ये डरा करके राजनीति करने वाले इसलिए राजनीति कर रहे हैं डरा करके, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि जनता इस बारे में हटा देगी। ये जो 3 कानून है उसकी खिलाफत समाजवादी पार्टी ने की है, पूरे किसान उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान की सुविधा के लिए बजट में क्या इंतजाम किया? कहते हैं कि 1 लाख करोड़, दिल्ली वाले कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हमने दिया है मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में मंडियां बनी हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या इंतजाम किया आपने? मंडियों को कितना बेहतर किया है? मंडी कैसे बेहतर होगी? और मैं जानना चाहता हूं कि किसान को आखिरकार एमएसपी कहां मिलेगी? वो स्थान बताएं जहां पर एमएसपी मिलेगी। मैंने तो सदन में कहा था कि देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के क्षेत्रों में एमएसपी नहीं मिला है। और जो इतने लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पता कर करके आए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के किसी जिले में किसी भी किसान को एमएसपी धान की नहीं मिली है। गन्ने का आज भी बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों का गन्ने का बकाया है आज। उनके पड़ोसी जिलों में 100-100 करोड़ बकाया है गन्ने का। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं गन्ने पैदा करने वाले, गन्ना अभी भी उनका बकाया है। बताओ क्या इंतजाम किया उनको पैसा देने के लिए किसान ने? कोई इंतजाम नहीं। इसलिए जो बजट बना है, कम से कम बजट में ये तो बता देते कि स्मार्ट सिटी कौन सा बनाया है,
कहां बना स्मार्ट सिटी? कोई स्मार्ट सिटी बना हो तो बता दें हमें। जो मेडिकल कॉलेज हैं, इस कॉलेजों का बजट कम हो गया, जो इंतजाम होना था वो कम कर दिया। अगर बजट मेडिकल कॉलेज का नहीं होगा तो बनेगा कैसे मेडिकल कॉलेज? स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे? और नया कि हमने वेंटिलेटर्स दे दिए बहुत सारे, 2 लाख आइसोलेशन बेड बनाए थे। गिनती में कितने भी गिन लीजिए, गिनती कितनी भी बता दीजिए, और वो सब बेड बने भी थे तो वो इसलिए बने थे कि पैसा निकाल लिया जाए, इसलिए बेडों की तैयारी हुई थी। और जितने वेंटिलेटर्स दिए गए, जब कोविड का थोड़ा बहुत कम हुआ, जब अस्पतालों में इलाज मिलने लगा, तब जाकर के वेंटिलेटर पहुंचे हैं। और वेंटिलेटर पहुंच भी गए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटरों के पैकेट खुल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में देरी हुई हो, उसमें कुछ वजह रही हो टेंडर में, उसके बाद जब पहुंच भी गए हों तो अभी भी डब्बों में बंद हो वेंटिलेटर। वेंटिलेटर डब्बों में बंद है, शायद सरकार के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। आप जानकारी कर लीजिए। मिड डे मील का पता नहीं कहां है, बच्चों को दूध मिलता था वो पता कहां नहीं है, फल जो मिलते थे वो पता नहीं, जूतों का हाल क्या है, स्वेटर पता नहीं कहां गए। और फिर डिफेंस एक्सपो के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई थी। वही रिवर फ्रंट पे शानदार हेलीकॉप्टर उड़ाए गए थे, नई नई तरह की नाव लाई गई थी, और जैसे ही एक्सपो खत्म हो गया वो सब कुछ चला गया नजर आ। और एक्सपो के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कहां पर है आज, और जो एमओयू किए गए थे वो कहां है आज। इसलिए ये बजट आखिरी बजट था, ये विदाई बजट था, और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। नौजवान सोच रहा था उसका काम, रोजगार, नौकरी मिल जाएगी। महिलाएं सोच रही थी उनके कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। हर एक वर्ग को निराश किया है। मजदूरों को इतना धोखा किसी सरकार ने दिया हो जितना मिला है सरकार। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जनता विदाई के लिए तैयार है। और अगर एक एक सेक्टर की बात करें तो कोई नया काम नहीं दिखाई देता। सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है इन सरकार के पास, और कोई नई योजना नहीं। पार्टी आपसे गठबंधन तो करेगी, मिलेगी। दूसरी तरफ ओवैसी से मुलाकात होती है और जो राजनीति होती है। ये बजट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको नहीं, ये बजट का हिस्सा नहीं है। बात बजट की है। पहले बजट पे अगर आप पूछ लें कि आपके हाथ में मोबाइल है, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप मिलना था कि नहीं मिला। सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, डेटा देंगे। आखिरकार लैपटॉप और डेटा कहां है? उन्होंने कहा था हम किसानों के लिए एक राशि तय करेंगे और उनके लिए फिक्स्ड अमाउंट तैयार रखेंगे। एक किसान निधि बनाई जाएगी न जाने कितने हजार करोड़ की। वो आखिरकार निधि कहां है? और मंडियों को बेहतर करने के लिए क्या कोई इंतजाम किया सरकार ने कि नहीं किया? कोई दिन नहीं बचता है जिस दिन उत्तर प्रदेश में कोई न कोई किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या जान न दे रहा हो। महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर और कई हिस्सों में ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही हैं। ये आखिरकार सरकार बताए कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्होंने पिछले 5 बजटों में क्या इंतजाम किया? डबल इंजन की सरकार का समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे इस सरकार ने लगाए हैं केवल किसान आंदोलन को लेकर के। और याद कीजिए, थोड़ी जानकारी आप करिए कि जिस दिन किसान यात्रा के लिए निकलना चाहते थे उस दिन किस तरीके से रात में बैरिकेडिंग की गई।
रात को 10 बजे बता दिया गया कोविड की वजह से आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और घर के आसपास किस तरीके से लगाई गई सिक्योरिटी आप जानते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं समझता। और लगातार ट्रैक्टर यात्राएं हुई हैं, और आज भी जहां कहीं भी महापंचायत उत्तर प्रदेश में हो रही है, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता किसान हैं वो शामिल हो रहे हैं लगातार। सर डबल इंजन की सरकार जो है, सर डबल इंजन की सरकार का आखिरी बजट है, सर डबल इंजन की सरकार का आखिरी बजट है। मैंने बजट आया है, बजट में ऐसा नहीं किया गया, आपका विरोध सदन में इस पर क्यों नहीं हुआ? अच्छा समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों का विरोध हुआ है सदन में, और लगातार इस बात को कहा गया है कि बजट तो दिखाते हैं, लेकिन बजट आखिरकार कहां जाता है? आखिरकार बजट जा कहां रहा है? अगर बजट बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश का, तो आखिरकार बजट जा कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और जो सदन की परंपरा है उनको किसी को नहीं मानती, और उत्तर प्रदेश की जो जनता ने, या जो सदन है जनता का, अपर हाउस जिसे हम बोलते हैं, चुनकर के लोग जाते हैं, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग, उनकी कौन सुनवाई है? मनमानी तरीके से बिल पास कर दिए और मनमाने तरीके से नोटिस दिया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे भरोसा नहीं करती। तो अभी तक क्या कैप्सूल दे रहे थे, और फिर उसमें जो टैबलेट दी जाएगी तो जो टैबलेट दी जा रहे हैं उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप देखिए, आप अगर परीक्षा ही देनी पड़ेगी तो टैबलेट के लिए परीक्षा देंगे, हम नौकरी के लिए परीक्षा देंगे? इनको देना ही नहीं है किसी को। और मैंने कितनी बार कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, इस बात को नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े, उसका भविष्य बेहतर हो। क्या आप मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करोगे कि लैपटॉप देंगे आपको? और फिर वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे, देखिए टोपी। ये लगता है अपनी टोपी की बात कर रहे थे। टोपी वाले ही हैं ये, वही हैं जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। वो जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे थे, वो नहीं, वो भूल गए वो। ये देखिए आप क्या लग रहे हैं, देखिए आप जो जो कहा उन्होंने वो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है, देख लीजिए। है तो टोपी और रंग भी तो वही है। हटाओ ये फोटो 2022। पीसी में निकल के बात देखिए, उतनी दूर मत जाइए, आप अपने स्टेडियम की चिंता करिए। समाजवादी सरकार ने भगवान विष्णु के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा था। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने नेता के नाम पर रखें, लेकिन भगवान से आगे नाम नहीं हो सकता। भगवान से आगे किसी का नेता का नाम नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिरकार ऐसी गलती क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम तो कहते हैं हट जाओ सरकार से, 9 महीने में नया स्टेडियम बन जाएगा। ये कम से कम बनाना चाहे तो 9 महीने में बन जाएगा, और अब इतना ही समय है इनके पास। ये तो दूसरों का काम अपना काम बताने में लगे हुए हैं। क्या आप नहीं देखते
कि जहां तक लखनऊ में मेट्रो जाती थी समाजवादी सरकार वहीं से वापस आ जाती है, आगे नहीं बढ़ा पाई। और अपने जिले में गोरखपुर में क्या मेट्रो बना लेंगे? क्या मामूली से पैसे से मेट्रो बन जाएगी? लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और सालों से भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट यही है कि जनता दोबारा इनको चुन करके नहीं देगी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इनके पास कोई सुविधा देने का, उनके सम्मान का, उनकी खुशहाली का, उनके तरक्की के आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। और जहां तक इस तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बनी हैं, किसानों को कम लाभ देने की हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मुनाफा मिल जाए, उस तरह की योजना ये बनी हुई है। वहीं कई मौकों पर समाजवादी पार्टी ने पूछा और मांग की कि आखिरकार बताएं, डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसका मुनाफा किसके लिए खर्च हो रहा है? आखिरकार वो मुनाफा जा कहां रहा है? और जब आमदनी कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो भविष्य कैसे बेहतर बनेगा? कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसकी आमदनी बढ़ गई हो, इधर आमदनी कम हो रही है और डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, आखिरकार वो मुनाफा कहां जा रहा है? किसके लिए खर्च हो रहा है? प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर टहल रही हैं, वो भी बीजेपी के तर्ज पर लगातार मंदिरों का दौरा कर रही हैं। क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलेगी? इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा धर्म के अलावा? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली की राजनीति करना चाहती है, विकास और खुशहाली की तरफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। जिस समय उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, न जाने कितने लोगों का भविष्य बेहतर होगा। अखिलेश जी एक सवाल है, वारदातें हुई है और गोंडा जिले में कल एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, क्या कहेंगे? जो सरकार अपने खिलाफ या कोई अधिकार एक नागरिक पर हो, अगर वो बात रख रहे हैं, उसे जेल भेज देती सरकार। आपने देखा नहीं कि किस तरीके से देश में केवल कुछ बातें कह दी, उसी पर जेल भेज दिया। जो असली काम सरकार को करना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कैसे रोका जाए। जो लगातार बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस पर सरकार कहीं चिंतित नहीं है। जो व्यवस्था पहले से बनी थी, उस व्यवस्था को भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया। अखिलेश जी एक सवाल है कि माफियाओं को लेकर सीएम ने अभी सदन में बोला है कि आखिर विपक्ष को जो है इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है माफियाओं के प्रति, कांग्रेस को, उससे पहले समाजवादी पार्टी को लेकर दिखाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताएं कि कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया है? क्या मुख्यमंत्री जी इस सदन में बताएंगे कि उन पे क्या क्या मुकदमे लगे थे और क्या क्या उन्होंने वापस लिए हैं? डबल इंजन की सरकार का उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप पूछिए सरकार से कि उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती थी, उसके लिए क्या कदम उठाए, क्या फैसले लिए हैं। सर स्कूल खोल दिए गए, बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इलाहाबाद में भी मामला आया, लखनऊ में भी मामला आया है, जिसमें बच्चे संक्रमित हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए स्कूलों में, स्कूल परिसर में। तो कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं होगी सरकार से? देखिए, जो सूचनाएं आ रही हैं, कोविड और ये गंभीर बीमारी अभी गई नहीं है। महाराष्ट्र में ही केसेस बढ़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे महापंचायत आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी कोविड के बहाने उन महापंचायतों को नहीं होने देगी। अब उस पर हमें जानकारी नहीं है।
बड़ी बजट आया है, उसमें एक कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जो डबल इंजन का बजट आया है ये उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल देगा और समाजवादी पार्टी के लोग देख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से चिढ़ रहे हैं। किसी को ये बजट समझ में नहीं आया, और जो बजट है वो केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। और सरकार के खजाने में अगर पैसा होता तो क्या डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता? अगर सरकार के खजाने में पैसा होता तो उत्तर प्रदेश की न जाने कितनी सिटी स्मार्ट सिटी बन गई होती। उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसा होता तो गरीब को आज भटकना नहीं पड़ता इलाज के लिए। इनके खजाने में अगर पैसा होता तो नौजवानों को काम, नौकरी और रोजगार मिल गए होते। आखिरकार बताएं कि 5 साल लगातार सरकार में रहने के बाद वो जो पैसा कहां जा रहा है, और दिल्ली सरकार की भी जब इतनी मदद मिल रही तो आखिरकार पैसा कहां है? सर पिछले 2 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, और उस पर लगातार लोग ये मांग कर रहे बच्चे जो रोजगार जो समाजवादी पार्टी के विकास का रास्ता था वही असली खुशहाली का रास्ता है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा था, नई नई मंडियां बन रही थी, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, बिजली की सुविधाएं दी जा रही थी, नए नए सबस्टेशंस बन रहे थे, फीडर सेपरेशन हो रहा था, ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई जा रही थी, सोलर के फ्री पंप दिए जा रहे थे। तो लगातार काम हो रहा था, उन सब कामों को रोक दिया। मैं तो ये कहूंगा कि जितना डेयरी में काम हुआ था समाजवादी सरकार में, चाहे वो पराग में चाहे अमूल में, वो सब रोक दिया। और हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा कि अमूल जो लखनऊ में प्लांट लगा है उसमें उत्तर प्रदेश का दूध नहीं लिया जा रहा है, गुजरात से दूध लाया जा रहा है। वो बहुत पुरानी बात है कि अगर आपको उसकी चॉकलेट चाहिए हो तो गुजरात के एड्रेस पे पत्र लिख दीजिए, गुजरात से आपको चॉकलेट आ जाएंगी। औद्योगिक मंत्री ने कहा है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश में 6 आईटी पार्क लगाए जाएंगे। क्या हो जाएगा? 6 आईटी पार्क लगाए जाएंगे, इस बजट से बोला गया। ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं। मेरठ के एयरपोर्ट का क्या हुआ? मुरादाबाद के एयरपोर्ट का क्या हुआ? रसूलाबाद के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आपके बांदा के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आजमगढ़ का एयरपोर्ट इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि हम वहां उतर न जाएं। तो जितने एयरपोर्ट या रनवे स्ट्रिप्स बनी थी, आज भी 4 साल का और 5 बजट पूरे जा चुके हैं, कहीं हवाई पट्टी नया एयरपोर्ट नहीं बना पाए। और जो कुशीनगर में बना भी है, जिसकी इंटरनेशनल परमिशन दिया भी है, जो अभी परमिशन मिली भी है, वो भी समाजवादी सरकार में बनाया गया हुआ एयरपोर्ट है। मैं ये जानना चाहता हूं इन्होंने कौन सा अपनी सरकार में एयरपोर्ट बना करके तैयार कर दिया है। वहां किसानों को जो मांग है किसानों की, आप सोचिए इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहती है सरकार, और आप किसानों की जमीन छीन लोगे। आप समाजवादी पार्टी ने और उन किसानों से कहा है, और किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी है, किसान चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए सही 4 गुना, और रेट बढ़ा करके, सके रेट बढ़ा करके। आप सके रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। आप किस बात की कमी है? पैसा आपके पास कहां नहीं है? आपके पास हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आप किसान की मदद नहीं करना चाहते हो। मैंने उन किसानों को भरोसा दिलाया है कि विकास के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती है। सरकार बनेगी तो उन्हीं किसानों को सके रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़े काम के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। आप किसान की जमीन छीन रहे हो, सस्ते में लेना चाहते हो, और उसके सारे जो बनाना चाहते हो उसके सारे राजनीति करना चाहते हैं आप। तो आप किसान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसान वहां के कहीं विकास के खिलाफ नहीं है। और फिर ये एक्सप्रेसवे कब बन जाएगा? समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार इनकी है, यूपी की सरकार इनकी है। जिस गांव तक ये एक्सप्रेसवे छूटा है, वहां से आगे जोड़ने के लिए जो एनएचआई की सड़क बनकर के आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 या 15 किलोमीटर की सड़क बनानी है। सोचिए 4 साल में अभी तक उस एक्सप्रेसवे को आगे जोड़ने के लिए जमीन नहीं ली गई है। क्या आप इनसे कल्पना करेंगे? आप जानकारी करिए इस बात की। और वो इसलिए समाजवादी पार्टी में अलाइनमेंट नहीं जोड़ा था
क्योंकि अगर हम उसके करीब ले जाते तो हमें एनएचएआई से एनओसी नहीं मिलती, क्योंकि एनएचएआई दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। इसलिए हमें एक्सप्रेसवे बनाना था, इसलिए हमने एनएचएआई से परमिशन नहीं ली, एनओसी नहीं लिया। और आज भी सरकार को जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उन्होंने अलाइनमेंट ही नहीं बनाया, वो जानते ही नहीं है। अगर वो जानते होते तो शायद ये काम पूरा कर लेते, क्योंकि दोनों सरकारें उनकी हैं, तो वो हाईवे आगे जुड़ जाएगा। आने वाले समय में गाजीपुर हाजीपुर जो बन रहा है एनएचएआई का एक्सप्रेस, वो 4 लेन हाईवे, उससे जुड़ जाएगा। और कह रहे हैं कि हम चालू कर देंगे, तो जाकर के हाईवे कहां चला जाएगा? और सोचिए कितने सालों से बन रहा है आपका लखनऊ की कौन सी रोड, कितने सालों से बन रहा, बन ही रहा है वो बस। इनके पास केवल झूठा फंसाना, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देना, डराना, यही इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नफरत फैलाना, झूठ फैलाना। और शायद लोकतंत्र में इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलती है। खड़े होते ही झूठ बोल देते हैं। कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट? हमारे तो बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, ये कभी पूरा नहीं करेंगे। आप भी सपना देख रहे हो, मैं आपसे यकीन दिला सकता हूं, केवल कह रहे हैं, और हो सकता है कोई वजह रही हो, उसकी वजह से पूरा कर रहे हो। समाजवादी सरकार बनने जा रही, फिर नाम बदल जाएगा। आपको कोरोना हो गया अगर, तो व्यवस्था पूरी पता लग जाएगी आपको। अजय, पिछली बार पार्टी के लिए और हमारे लिए बनाया था, और इस बार भी इन्होंने नेताजी के लिए और हमारे लिए और पार्टी के लिए गाना बनाया है। मैं सभी प्रेस के साथियों से कहूंगा, क्योंकि आज इनके गाने का लॉन्चिंग है, क्योंकि इन्होंने बनाया है, पार्टी के लिए बनाया। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनके सहयोग को धन्यवाद देता हूं, और मैं कहूंगा कि वो गाना प्ले कर दें थोड़ी देर के लिए।